Hello and good morning to everyone. My name is मुकेश एंड इस लेक्चर में हम जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले के दो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स और उनके बिहेवियर जो हमने पढ़े थे, और हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन किया था। हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ा था। अब इस लेक्चर से हम जो है स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक प्रीव्यू देना चाहूँगा। जो लास्ट लेक्चर में हमने लिया था उसमें हमने बताया था कि कोई भी एक मैटर या पदार्थ होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम करता है, जो उन सारे मॉलिक्यूल्स को एक पास जोड़ के रखता है। अब नेक्स्ट जो है, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू बहुत हाई है तो ये जो है एक सॉलिड को फॉर्म करते हैं। अगर इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो ये लिक्विड होता है। और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो गैसेस में होता है। तो अभी हम लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि सॉलिड क्या होता है। सो अगर मॉलिक्यूल बहुत पास पास है और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इस मैटर को हम लोग बोलते हैं कि ये एक सॉलिड है। इसका फिक्स शेप और साइज होता है। मतलब कि अ सॉलिड बॉडी इज अ बॉडी दैट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब इसका शेप जो होगा वो एक फिक्स्ड होगा, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं और ये पास पास रह के एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आगे आगे मैंने इसमें नोट में आपको दिया हुआ है, द रीजन फॉर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड। जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है मॉलिक्यूल को एक पास रखती हैं और इसी के कारण ये सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और सॉलिड में फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। ओके, नाउ मेड ऑफ क्लोजली पैक पार्टिकल्स। जैसा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इसके जो पार्टिकल है वो बहुत क्लोज होते हैं। मतलब कि इनके बीच का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। ओके, कैन बी रिजिड और डिफॉर्मेबल। मतलब जो सॉलिड होता है, सॉलिड दो प्रकार का हो सकता है। एक तो बिल्कुल रिजिड, मतलब आप उसमें कोई फोर्स अगर लगाओगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और एक तो ऐसा कि उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, तो उस बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। तो यही यहाँ मैंने लिखा है कि कैन बी रिजिड और डिफॉर्मेबल। एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड सॉलिड्स आर मेटल ब्लॉक्स, रबर, क्ले एंड प्लास्टिक etc. सो अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसा कि कोई मेटल का ब्लॉक देखते हो आप, या कोई रबर देख लिया, या कोई मेटल का बॉल देख लो, वो एक एग्जाम्पल है सॉलिड के। नाउ ये मैंने कुछ इमेज जो है आपको दिखाए हुए हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। पहला मैंने कोड दिखाया है। मेटल के लिए एक ये रेंच है जो एक किसी मैकेनिकल पार्ट को ओपन करने के काम में आता है। और इसके बाद एक फोर्स है। नेक्स्ट वन इज ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन, क्ले एंड रबर। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। नाउ अब जो है मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं रिजिड बॉडी। A rigid body is an idealized solid where the distance between the any two particles remain constant under the action of forces. So मतलब कि रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिनके बीच के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, मतलब ये फिक्स रहता है हमेशा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। कैसे? इट डज नॉट डिफॉर्म। आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है ये। मतलब एक सॉलिड बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो होता है, बट एक आइडियल कंडीशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है नेग्लेक्ट किया जा सकता है।
ओके, नो स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और कंप्रेशन, तो हम उसको खींच नहीं सकते, उसको हम बेंड नहीं कर सकते, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड बॉडी आर गियर्स। अगर आप बाइसिकल में देखे होंगे जो जिसके थ्रू चैन होके जाता है, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है गियर का। लीवर, जो पैडल हम लोग जो जिस पे अटैच होता है उसको हम लोग लीवर जो है वो बोल सकते हैं। रोलिंग डिस्क, अगर कोई डिस्क है वो जो रोल कर रहा हो, जैसा कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है अगर वो रोल कर रहा हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक रोलिंग डिस्क है। रोटेटिंग रॉड, अगर कोई रॉड यहाँ पे मान लीजिए रोटेट कर रहा हो ऐसे, है ना, ये रॉड है और ये रोटेट कर रहा है ऐसे, रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रोटेशन है। ओके, सपोज करें कि ये एक सॉलिड बॉडी है, ये जो मैंने लिया है एक सॉलिड बॉडी है, ओके, और इनके बीच में दो मालिक्यूल आप ले लो, एक मालिक्यूल ये एक मालिक्यूल है, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, सपोज करते हैं कि x है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब एक रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमारा रिजिड बॉडी है। तो हमने पहले देखा कि सॉलिड बॉडी को दो भागों में हमने डिफाइन किया, एक रिजिड बॉडी, एक डिफॉर्मेबल। रिजिड मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, और डिफॉर्मेबल बॉडी में चेंज हो सकता है, हालांकि ये बहुत नेग्लेजिबल होता है, तो इसको हम लोग एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे, ऑल रिजिड बॉडीज आर सॉलिड बट नॉट ऑल सॉलिड बॉडीज आर रिजिड। सो ये बहुत एकदम बात जो है, ये जो बात है एकदम सही है, क्योंकि सभी सॉलिड बॉडी जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जितने भी रिजिड बॉडी है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन सभी सॉलिड रिजिड बॉडी नहीं होते, क्योंकि कुछ डिफॉर्मेबल भी हो सकते हैं। एक डिफॉर्मेबल का एग्जांपल आप लोग मिट्टी ले लो। मिट्टी, जैसे अगर मिट्टी को अगर आप गूंद दो, जैसा कि आटा हम लोग गूंदते हैं, अगर उसको आप प्रेस करो तो वो जितना आप दबाओगे उसी शेप में जाके वो क्या हो, रुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ओके, अब जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर जनरल टर्म में मैं आपको बताऊं तो इलास्टिसिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जिसके कारण अगर कोई फोर्स लगा के आपने उसको खींचा इस स्टेट तक लाए, और आपने फोर्स अगर हटाया तो ये सेम इसी शेप तक आ जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी। मतलब कि इस मटेरियल के पास इलास्टिसिटी है। ओके, सो एक बार डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एज वी नो दैट द मैटर or a body or a subject is made up of small particles or molecule. A force is acting between the molecules and the force is known as intermolecular force, and these molecular forces resist the change in the form of body which external forces tend to produce. So इसमें बोला गया है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मटेरियल जो होता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काम करता है, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये इन मॉलिक्यूल के पोजीशन में चेंज क्या करता है, अपोज करता है। मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उस मॉलिक्यूल के पोजीशन को चेंज को विरोध करता है। मतलब वो चाहेगा कि जो आप एक्सटर्नली फोर्स लगा के जो चेंज करना चाहते हैं बॉडी में वो चेंज ना हो, तो मतलब वो जो चेंज आपने खींचा उसको वो चाहेगा कि वो वापस आ जाए, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। तो सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक बार है, सपोज इसका लेंथ L है, और ये जो है एक इन पे क्या किया गया है, एक इन पे फिक्स है, और इस पे आपने फोर्स लगाया P। अब सपोज करो जब आपने फोर्स लगाया तो आपने इसको डेल्टा L जो लेंथ जो है क्या किया, इंक्रीज हो गया इसका लेंथ, ओके, डेल्टा L का। और जब आपने ये फोर्स हटाया P तो ये फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ गया, है ना, ओरिजिनल लेंथ पे आ गया। और अगर ये प्योरली अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ गया तो इसको बोलेंगे प्योरली इलास्टिक,
है ना, प्योरली इलास्टिक। अगर ये इसमें कुछ डिफॉर्मेशन रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक मटेरियल। ओके, मतलब इसमें कुछ डिफॉर्मेशन है, मतलब प्योर इलास्टिक नहीं है, क्योंकि प्योर प्योर इलास्टिक होता तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाता। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज elasticity and the deformation caused is known as elastic deformation. ओके, तो जो आपने खींचा जहां तक, अगर उस डिफॉर्मेशन को हम बोले तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब अगर फोर्स आप हटाएंगे तो वो डिफॉर्मेशन जो है फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं बचेगा। अब हम जो है इलास्टिक मटेरियल को दो भागों में हमने बांटा है। पहला जो है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल एंड सेकेंड वन इज पार्शली इलास्टिक मटेरियल। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाकर हमने उसको कुछ डिफॉर्म किया, अगर यहाँ पे हमने फोर्स को छोड़ा, ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। और अगर ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आया तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शली इलास्टिक मटेरियल। सो देखते हैं, इफ मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली देन इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अगर वह अपने शेप और साइज पे, ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाता है कंप्लीटली, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अगर वह नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शली इलास्टिक मटेरियल। ओके, if a material returns to its original shape and size partially, है ना, then it is known as partially elastic material. Okay, तो अगर वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में पार्शली रिटर्न करता है, मतलब थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन बचा रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शली इलास्टिक मटेरियल। ओके, नाउ क्वार्ट्ज कैन बी कंसीडर एज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। जो क्वार्ट्ज होता है, जो अक्सर घड़ियों में यूज होता है, तो उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच अपोजेज द डिफॉर्मेशन मोर इज मोर इलास्टिक, मतलब कि जो अपने चेंज को ज्यादा अपोज करेगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, अगर द बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल गोज इनटू अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, अगर उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी। व्हेन वी अप्लाई फोर्सेस ऑन अ मटेरियल एंड इट गेट्स डिफॉर्म परमानेंटली then it is known as plastic material and this property is known as plasticity. ओके, अगर हमने किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया और उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया हमेशा के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज पुटी और मड। ओके, पुटी और मड, जैसा पुटी आपने देखा होगा घरों में जो पेंट के लिए लगाया जाता है, मड मतलब आप मिट्टी का लेके उसको घोट के गूंद लो आटा के तरह, और उसका जब जितना प्रेस कर दोगे उतना उसमें वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने का प्रयास नहीं करेगा। ओके, अब एक चीज जो है, देयर एग्जिस्ट नो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक इन नेचर। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो चाहे परफेक्टली प्लास्टिक हो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।